राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पच्चीसवीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी को उनके 90वें जन्मदिन पर बधाई दी और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में लगातार तीसरे दिन भी सुबह कोहरा छाया रहा, जिसके कारण 51 रेलगाड़ियों के परिचालन में विलंब हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को बड़ी सौगात दी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में 6 यात्रियों को ले जा रहा एक वाहन गहरी खाई में गिर गया, जिससे कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस नेता प्रफुल्ल विनोद राव गुर्दे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जीत में प्रक्रियागत खामियों का दावा करते हुए बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हवाई अड्डे पर खराब मौसम के कारण रविवार को 100 से अधिक उड़ानों के संचालन में विलंब हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका समाज के पुनर्निर्माण में अविस्मरणीय योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनके लंबे व स्वस्थ जीवन की कामना की। दिल्ली में शहादरा के विवेक विहार इलाके में हुई गोलीबारी की घटना में शामिल 2 अपराधियों को संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम आज बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। चुनाव की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन उम्मीदवारों का चयन होना, उम्मीदवार घोषित करने का सिलसिला चालू हो चुका है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। पीछे कांग्रेस पार्टी द्वारा भी अपने अधिकांश उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के महासचिव द्वारा 29 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। उसके बाद यह चर्चा जोर पकड़ लिया कि देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है वह मात्र पहली लिस्ट 29 की ही क्यों है? क्या भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं हैं जो आम आदमी पार्टी का मुकाबला कर सके? अगर 26 वर्षों से भाजपा दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पाई और लगातार उसके लिए संघर्ष जारी है, उसके बावजूद भी सबसे बाद में टिकट वितरण करने की बात हो और वह अभी भी मात्र 29 प्रत्याशियों की ही सूची जारी कर पाया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट अरविंद केजरीवाल के सामने उन्होंने अपने पूर्व सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा को उतारा है। वहीं राजौरी गार्डन क्षेत्र से मनिंदर सिंह सिरसा को टिकट दिया है। दुष्यंत गौतम जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, उन्हें करोल बाग से चुनाव मैदान में उतारा है। विजेंद्र गुप्ता को रोहिणी से टिकट दिया गया है। ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो
भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस 29 के लिस्ट में जारी किया गया है। लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को टिकट पहली सूची में नहीं दिया जाना, मोती नगर विधानसभा क्षेत्र जो काफ़ी महत्वपूर्ण वीआईपी विधानसभा क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान दिल्ली में रखता रहा है, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना रहे हैं, यह उनका गृह क्षेत्र है और भाजपा यहाँ से लगातार जीतती रही थी। विगत 2 चुनावों से उसे पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है और उम्मीद थी कि इस बार भाजपा यहाँ से किसी सशक्त उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारकर अपनी खोई हुई सीट को वापस लाने का प्रयास करेगा। लेकिन प्रथम लिस्ट में मोती नगर विधानसभा का नाम नहीं होना भी चौंकाने वाला है। इसके लिए चर्चा हो रही है कि इस सीट पर कई दावेदार हैं जो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपने राजनीतिक आकाओं की छत्रछाया में वे जोर तोड़ में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी यह तलाश कर रही है कि कौन ऐसा प्रत्याशी होगा जो मोती नगर विधानसभा की सीट वापस आम आदमी पार्टी से ला सके। राज प्रथम की बात में हम बात कर रहे हैं मोती नगर विधानसभा क्षेत्र की, जहां 2 बार लगातार आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहा है, जबकि यह गढ़ भाजपा का गढ़ रहा है, आरएसएस का गढ़ रहा है। यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में जीतते रहे, लेकिन लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की हार कई सवालों को यहाँ जन्म दे रहा है। इसके लिए अगर दोषी माना जा रहा है तो यहाँ के उन कुछ नेताओं को दोषी माना गया जिनके गलत नीति के कारण भाजपा यहाँ कमज़ोर हुई। निगम की 3 सीट भाजपा यहाँ हार चुकी है। विधानसभा की सीट लगातार 2 बार से हार रही है, जबकि सांसद का सीट लगातार जीतने में भारतीय जनता पार्टी अब तक सफल रहा है। कांग्रेस हाथ पांव मारती रही, लेकिन कांग्रेस को यहाँ न तो जीत मिली, न ही वह जमानत बचा पाने में सफल रहा। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी संसदीय चुनाव में पराजय का मजा चखा, उन्हें भी जीत से जनता ने दूर रखा। लेकिन यह सोचने का विषय है कि आखिर जो दिल्ली की जनता लोकसभा चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है और भाजपा के 7 प्रत्याशी को जिताने का काम कर रही है, वही आखिर विधानसभा के चुनाव में लगातार भाजपा को क्यों हरा रही है? क्यों निगम के चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा? ये कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को खोजने की ज़रूरत है। हम आपको याद दिला दें कि दिल्ली के बेताज बादशाह के रूप में स्वर्गीय मदन लाल खुराना ने राज किया। डॉक्टर हर्षवर्धन उस मंत्रिमंडल में मंत्री थे। उस समय से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मजबूत स्थिति में रही, लेकिन मदन लाल खुराना के हवाला कांड में नाम आने के बाद, इस्तीफा देने के बाद, जब साहेब सिंह वर्मा को दिल्ली की बागडोर सौंपी गई तो उम्मीद थी कि मदन लाल खुराना जब हवाला कांड से बरी होंगे तो उन्हें फिर से दिल्ली की बागडोर सौंप दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने सुषमा स्वराज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया साहेब सिंह वर्मा के बाद,
और प्याज का मुद्दा इतना गरमाया कि प्याज ने भारतीय जनता पार्टी के आंखों से आंसू निकाल दिया और भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में हार गई। और वो ऐसी हारी कि वह आज तक उस चुनाव के बाद से लेकर अब तक पुनः सत्ता में नहीं लौट पाई है, जबकि शीला दीक्षित लगातार 15 वर्षों तक कांग्रेस की बागडोर संभालती रही। लेकिन पिछले 3 चुनावों से जो नतीजा सामने आ रहा है वह यह है कि आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता पर काबिज है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार चल रही थी, लेकिन शराब घोटाला कांड को लेकर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद और जेल से जमानत पर छूटने के बाद दिल्ली की बागडोर अतीशी के हाथ में गई है, जो भी आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री है। इस बार आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अतीशी के खिलाफ भी कांग्रेस ने अलका लांबा जैसी सशक्त नेत्री को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जिसका चुनाव परिणाम तो अब मतदाता तय करेंगे कि मतदाता अलका लांबा को पसंद करते हैं या अतीशी को, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा। उसी प्रकार नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस ने संदीप दीक्षित, जो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र और खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है पूर्व सांसद और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे साहेब सिंह वर्मा के पुत्र परवेश सिंह वर्मा, जो सांसद रहे हैं, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। अरविंद केजरीवाल, परवेश साहेब सिंह वर्मा और संदीप दीक्षित तीनों अपने अपने जगह कद्दावर नेता हैं और तीनों आपस में एक दूसरे को कितना प्रभावित कर पाएंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन मतदाता के पास इस बार ऑप्शन है जो वो तीनों में से जिसे पसंद करे, जिनके कामों को देखे, समीक्षा करे और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए मतदान करे। राष्ट्र प्रथम की बात में हम आपसे आगे बात करेंगे प्रदूषण के मुद्दे पर, क्योंकि दिल्ली में फिर से एक बार प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। ग्रेप 3 पुनः लगा दिया गया है। अब सवाल यह उठता है, जब दिल्ली में ग्रेप 3 और ग्रेप 4 लगे थे और स्थिति में थोड़ी सुधार हुई थी, तो तुरंत ग्रेप 4 हटाने की क्या आवश्यकता थी? और जब ग्रेप 4 हटाया गया, ग्रेप 3 हटाया गया, तो फिर तुरंत इतनी जल्दी ग्रेप 3 लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अगर इस प्रकार से बार बार ग्रेप लगाना हटाना का यह सिलसिला चलता रहेगा तो फिर विकास की गति का क्या होगा? इस प्रकार किस प्रकार विकास होगा? या तो आप प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाएं और एक निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रदूषण के स्तर को कम कर उस पर नज़र रखें, और जब यह महसूस हो कि अब प्रदूषण का स्तर कंट्रोल है तो आप यह ग्रेप 3 और ग्रेप 2 हटाने का काम करें। यह एक बच्चे की खेल की तरह हो गया है, तुरंत ग्रेप 3 लगा दो, ग्रेप 4 लगा दो, फिर ग्रेप हटा दो। इस प्रकार से पूरी व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया गया है। अब यह सवाल उठता है कि दिल्ली वाले जाएं तो कहाँ जाएं? ठंड लोगों को सिकुड़ा रहा है, लोग परेशान हैं इस ठंड से, ऊपर से प्रदूषण की मार, दिल्ली की जनता हो रही है बेहाल, और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। जनता की चिंता किसी को नहीं है। आज हम आपसे
यही विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र DID न्यूज व राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली के रोहिणी के चौपानी पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की परिवर्तन रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों की दिल्ली का ये उत्साह, ये उमंग और ये हौसला वाकई अद्भुत है। पीएम ने कहा कि 2025 का ये साल 21वीं सदी का एक चौथाई पड़ाव है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले 25 साल भारत के भविष्य को आकार देने में अहम होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि ये दशक भारत को एक विकसित राष्ट्र की दिशा में तेजी से आगे ले जाएगा। जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। मैं अभी दिल्ली के विकास से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके यहाँ आया हूँ। दिल वालों की दिल्ली का ये उत्साह, ये उमंग, ये हौसला वाकई अद्भुत है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, हम 2025 में है। 21वीं सदी को 25 साल बीत चुके हैं, यानी एक चौथाई सदी गुजर गई है। इस दौरान दिल्ली में नौजवानों की शायद 2 या 3 पीढ़ी जवान हो चुकी है। अब आने वाले 25 साल भारत के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 25 साल भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए देखेंगे। अपनी आंखों के सामने विकसित भारत की ये यात्रा हम देख पाएंगे, हम उसके भागीदार होंगे। ये भारत को आधुनिकता के एक नए दौर से गुजरते हुए देखेंगे। विकसित भारत के इस सफर का एक बहुत बड़ा पड़ाव जल्द ही आने वाला है, जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। इस गौरवशाली यात्रा में देश की राजधानी हमारी दिल्ली का कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी है। हमें अपनी दिल्ली को विकसित भारत की राजधानी के रूप में डेवलप करना है ना? करेंगे? मेरे साथ जुड़ जाएंगे? ये दिल्ली के हर नागरिक की इच्छा है, हम सभी का सपना है, और इसलिए 21वीं सदी के इस पड़ाव पर मैं दिल्ली के लोगों से एक विशेष आग्रह करने के लिए आया हूं। मैं दिल्ली वासियों से दिल्ली के उज्जवल भविष्य के लिए, आपके संतानों के उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा को अवसर देने का आग्रह करने आया हूं। आज पूर्व मुख्यमंत्री और पद्म विभूषण से सम्मानित श्रद्धेय कल्याण सिंह की जयंती पर लखनऊ के 2 मॉल एवेन्यू में एक भावपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट और बुलंदशहर के मेडिकल कॉलेज का नामकरण कल्याण सिंह जी के नाम पर किया गया है। सीएम योगी ने बताया कि 1932 में अलीगढ़ के एक छोटे से गांव में जन्मे कल्याण सिंह ने किसान, शिक्षक, मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रूप में देश और समाज की सेवा की। उनकी राष्ट्रभक्ति, प्रशासनिक दक्षता और अद्वितीय योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। आज ही के दिन 1932 में जनपद अलीगढ़ के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में सरदेव बाबूजी का जन्म होता है। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही देश की आजादी की लड़ाई को देखने का और ये देश आजाद होगा, स्वतंत्रता के इस बोध और भावी भारत के निर्माण में हमारी क्या भूमिका होगी, इन संस्कारों से उत्प्रोत बालक कल्याण सिंह ने उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामान्य शाखा से लेकर के आगे के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने आप को राष्ट्रभक्ति के जिस सांचे में ढाला था, एक किसान के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, 1977 में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, एक विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में और 2 राज्यों के राज्यपाल के रूप में उनकी कार्यकुशलता, उनकी कर्मठता और उनकी प्रशासनिक क्षमता की दक्षता को हर एक व्यक्ति ने स्वीकार किया। अक्सर होता है कि लोग सत्ता के लिए सिद्धांतों को तिलांजलि दे देते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए मूल्यों के साथ समझौता करते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व भी था जिन्होंने मूल्य और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता कभी नहीं किया। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और उसके उपरांत भी प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देने, प्रशासनिक दक्षता को परिपूर्ण करने के लिए उनके द्वारा 1990 के दशक के प्रारंभ में और उसके उत्तरार्ध में भी जो प्रयास प्रारंभ किए गए थे, वह एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराता है। 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन सुशासन क्या होता है, यह उत्तर प्रदेश के वासी नहीं देख पाए। इसका पहली बार एहसास लोगों को तब होता है जब प्रदेश में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करके अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। याद करिए, उस समय भी उन्हें अस्थिर करने के लिए किस प्रकार से झुंड के झुंड अव्यवस्था फैलाने के लिए उतारू हो गए थे, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर उन्होंने अपनी सरकार को तिलांजलि दी श्री राम मंदिर निर्माण के लिए। आज वो सपना साकार हुआ है तो सरदेव बाबूजी की आत्मा को भी असीम शांति प्राप्त हो रही होगी कि उनका जो सपना था वो सपना साकार हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आज संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, यही है दूरदृष्टिता। जो सपना देखा था वो साकार हो गया, वो सपना साकार हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जिस एकात्म मानवतावाद को उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में सीखा था, उसको जमीनी धरातल पर उतारने का काम भी किया। उस समय के अन्नदाता किसानों के लिए उनके द्वारा घोषित योजनाएं हो, नकल विहीन परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के उनके द्वारा चलाए गए अभियान का हिस्सा हो, या शासन की शुचिता और पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए, यह भी लोगों के लिए उदाहरणीय है, अनुकरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी में RRTS परियोजना का उद्घाटन करते हुए दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि अगर आप पार्टी ने केंद्र सरकार के साथ सहयोग नहीं किया होता तो इन परियोजनाओं का उद्घाटन संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी लड़ाई करती रहती है, आज का उदाहरण इस बात का सबूत है कि हम सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए काम करते हैं। केजरीवाल का यह बयान इस बात पर जोर देता है कि उनकी पार्टी ने दिल्ली के विकास के लिए हर परिस्थिति में काम किया है। RRTS की साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर के पहले चरण का उद्घाटन हुआ है। कृष्णा पार्क से जनकपुरी वेस्ट की नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन हुआ है। तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये तीनों प्रोजेक्ट्स आज प्रधानमंत्री मोदी जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने एक साथ मिलके, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलके इसका उद्घाटन किया है। ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का जॉइंट वेंचर है। ये तीनों जो आज तीनों प्रोजेक्ट्स किए गए, ये जॉइंट वेंचर है तीनों। ये दिखाता है आज के ये तीनों प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी लड़ती बहुत है, ये आज के उद्घाटन उन लोगों को जवाब है इस बात का कि आम आदमी पार्टी
केवल और केवल दिल्ली के लोगों के लिए काम करती है। मैं, मनीष जी, संजय जी, सतेंद्र जैन जी, हमारी पार्टी के सबसे शीर्ष के नेताओं को इन लोगों ने जेल भेज दिया। हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, इतना हम लोगों को तंग परेशान किया, हमारी पार्टी पे अत्याचार किए। हम सब लोग अभी अगस्त सितंबर में जेल से छूट के आए हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर हुए अत्याचार को मुद्दा नहीं बनाया। अपने ऊपर हुए अत्याचार को अगर हम दिल पे ले लेते तो ये दिल्ली मेट्रो की आज लाइन नहीं बनती, आज ये उद्घाटन नहीं होता। अपने ऊपर के लोगों के विकास को हमने बाकी सारी चीजों से ऊपर रखा है, अपने से ऊपर रखा है, पार्टी से ऊपर रखा है कि उनके काम नहीं रुकने चाहिए। और आज का ये जॉइंट वेंचर का उद्घाटन ये दिखाता है कि जब जब जरूरत पड़ी हम इनके सामने हमने हाथ जोड़े, इनके पैर पकड़े ताकि दिल्ली वालों के काम हो। और जब किसी भी चीज से काम नहीं बना तब हमने कभी कभी संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया। जब दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने 2 साल के लिए रोक लिए, जब दिल्ली के सीसीटीवी कैमरे इन्होंने 2 साल के रोक लिए, तब हमने संघर्ष करके दिल्ली के सीसीटीवी कैमरे, मोहल्ला क्लिनिक की फाइलें क्लियर कराई। लेकिन आज का ये उद्घाटन जो है ये इस बात का सबसे बड़ा सिंबल है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के काम करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आपके काम नहीं रुकने देंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार के काम और उस कामों की स्पीड बाकी सारी सरकारों से दुगनी तिगुनी ज्यादा है। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट प्रधानमंत्री जी से इस तरह के प्रधानमंत्री जी से लोग उम्मीद करते हैं एक विजन देंगे देश के लिए, एक विजन देंगे दिल्ली के लिए, एक बड़ा काम देंगे। लेकिन वो मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, उनको याद दिलाना चाहता हूं 2020 का मैं संकल्प पत्र लाया था, वो रह गया अंदर शायद। Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segment of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, कीर्तिनगर, न्यू दिल्ली। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज बड़नगर जिला उज्जैन में नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च गुणवत्ता स्कूली शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य से प्रदेश में सीएम राइज स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने बड़नगर के महत्व पर प्रकाश डाला और घोषणा की कि सीएम राइज स्कूल बड़नगर पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जाना जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो आज के इस अवसर पर। आप बड़नगर वालों का भी क्या भाग्य है भाई साहब, भाग्य हो तो किसी का बड़नगर जैसे का। अपने भारतीय जनता पार्टी के वंश वृक्ष में कुल 2 ही प्रधानमंत्री दिए हैं जो शुद्ध खाटी हमारे अपनी जड़ों से निकले हुए। एक स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, वो यहाँ पढ़ के गए, ये भी सौभाग्य है बड़नगर का। और एक और सौभाग्य है, माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ संगठन करता तो आए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बने तो उनका नाम भी बड़नगर है, गाँव वाला। हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई गरियाबंद पहुंचे, जहां उन्होंने 338 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस खास मौके पर उन्होंने जिलेवासियों को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि ये योजनाएं गरियाबंद के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि जन सुविधा से जुड़े इन कार्यों से जिले में विकास की रफ्तार तेज होगी। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनाव के दौरान किए गए वादों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पूरा किया है। उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता को दोहराया। और आज जिला के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि 338 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करे हन। मैं पूरा जिला वासी के बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। निश्चित रूप से कर से जिला में विकास के गंगा बही और 338 करोड़ रुपया में से 119 करोड़ रुपया के 44 काम के लोकार्पण आज करे हन और 219 करोड़ रुपया के 149 काम के भूमि पूजन करे हैं। और आज इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज व राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम